नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे आपको मैं कराने वाला हूं संपूर्ण बुक से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यानी कि ये जो आपका वीडियो है, एकदम कह सकते हैं कि आज हमारा न्यूमेरिकल का भैया होने वाला है भंडारा। यानी कि आज के इस वीडियो में पूरा 1 से 1.5 घंटे का ये क्लास है और इसमें आपको वो न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, हर एक क्वेश्चन को अपने से सॉल्व भी करना है। जैसे मैं आपको करा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी जो भी हो उसको लेकर बैठ जाइए और फिर जो भी क्वेश्चन आपके सामने कराता जाऊं तो कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करना है। क्योंकि यार आपको पता है कि देखिए कैलकुलेशन जो है आप खुद करेंगे, मैं आपको फार्मूले बताऊंगा, करने का तरीका बताऊंगा। बाकी अगर आप अपने से करेंगे तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस होती जाती है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो आने वाले टाइम पर, ठीक है। चलिए शुरू करते, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल की शुरुआत करने वाले हैं अपना सेकंड बुक से करेंगे, और फिर आप लोग मतलब यहां पर फर्स्ट बुक के भी न्यूमेरिकल हैं, तो पहले हम लोग सेकंड के करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां से आपको मैं काफी कम क्वेश्चन अभी तक कराया हूं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन, यहां पर दिया गया है कार्यफलन 2.5 ईवी, ईवी मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहां पर कार्यफलन दिया गया है 2.5 ईवी और कह रहा है कि इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। भैया यहां पर आपको क्या निकालना है, तो देहली आवृत्ति ज्ञात करना है। आपके सामने दिया गया है कार्यफलन। अब आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, ये आपका चैप्टर जो है विकिरण तथा द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति चैप्टर है, उसी चैप्टर से आपका महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही ये आपका इजी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे भैया यहां पर क्या क्या हमें लगाना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिए यहां पर निकालना है देहली आवृत्ति, है ना। देहली आवृत्ति आपको ज्ञात करना है और दिया क्या गया है कार्यफलन। अब आपको पता है जो कार्यफलन होता है इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको लिखेंगे, W हमारा कितना दिया गया है, बोलेंगे W यहां पर है 2.5 ईवी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना दिया गया है। अब देखिए यहां पर इसको आप निकालना क्या चाहते हैं, देहली आवृत्ति। तो हमारा जो फार्मूला होता है सूत्र, यहां पर आपको लिख लेना है सूत्र। तो सूत्र देखिए आपका क्या इसमें लगेगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में आपका यहाँ पर फार्मूला ही होने वाला है। तो सूत्र यहाँ पर होता है आपका W, यानी कि कार्यफलन बराबर होता है H जो है आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये प्लांक नियतांक होता है, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू है आपका पेपर में पीछे साइड दिया रहेगा, तो इसके लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर को आप पीछे साइड पलट के देखेंगे, सबसे लास्ट पेज में वहां पर वो वैल्यू जो है दी रहती है कुछ। तो अब यहाँ पर होता है न्यू जीरो, ठीक है ना। इस प्रकार से यही होता है आपका देहली आवृत्ति। तो अब इसको आप V0 भी कह सकते हैं या न्यू जीरो बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए आप जब इसका निकालना चाहते हो, H क्या होगा, जो प्लांक नियतांक है वो W के बट्टे में चला जाएगा। तो बोलेंगे भैया यहाँ पर हमारा जो नया फार्मूला बनेगा वो न्यू जीरो बराबर बन जाएगा हमारा ये W/H, ऐसा बनेगा। तो W हमारे पास दिया गया है, H का मान जो मैं आपको बता देता हूँ, ये पेपर में आपका दिया रहेगा। तो यहाँ पर ये निकल के आएगा देहली आवृत्ति बराबर यहाँ पर 2.5, और एक चीज क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। तो इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इसको 1.6 गुणे 10 के पावर क्या करना है, -19 जो कूलाम ये आवेश होता है, इसको यहाँ पर गुणा करा देना है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया था, इसके लिए इतना जो है आपको गुणा कराना पड़ेगा। बटे आपको क्या करना है, यहाँ पर H का मान रखना है, प्लांक नियतांक। तो H का वैल्यू आपका होता है 6.6 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर इसमें होता है -34 इतनी जो है आपकी प्लांक नियतांक की ये वैल्यू होती है, ठीक है ना, जूल सेकंड में, ठीक है ना। इसका मात्रक इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए जो आपका वैल्यू आ गया, यहाँ पर फाइनल आपका देहली आवृत्ति अब निकल आएगी, बस कैलकुलेट आपको कर लेना है। जब इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा न्यू जीरो इक्वल टू का, यहाँ पर आपका देखिए अब जब इसमें आप 2.5 गुणे 1.6 इसको गुणा कराएंगे, ठीक है ना। गुणा तो आप करा लेंगे, ये तो दशमलव गुणा है, इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है। जब आप गुणा कराएंगे फिर आपको क्या करना है, 6.6 का उसमें भाग करा देना है, इतना कराएंगे जब। अब यहाँ पर भाग कराने पर ये टोटल जो वैल्यू आएगा 1 पॉइंट, देखिए
1.06 लगभग इतना आएगा। अब ये कितना है भैया, यहाँ पर ये 34 है ना, 34 है। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, प्लस का 34 बनेगा, ये माइनस का 19 है। ठीक है, तो क्या होगा, आपस में इनको घटाएंगे और आप जब इनको पूरा सेट करके पूरा आंसर निकालेंगे तो फाइनल आपका आंसर आएगा 1.06 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर आपका घात इसमें लगेगा 34 का। कितना भैया, 34 का। अब ये देखिए देहली आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक आपको पता है क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो हम लोग इसको लिख देंगे हर्ट्ज, या कहीं कहीं पर इसको HZ इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ठीक है ना, तो बस इतना आपको लगाना है, ये आपका काफी इजी सा क्वेश्चन है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा पूरा देहली आवृत्ति, है ना। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा, इसमें कहा गया है कि लैम्डा, ये क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। ध्यान दीजिएगा, लैम्डा यहाँ पर क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य वाले फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको वहां पर क्या करना है, मैं चलिए आपको बताऊंगा। देखिए इसमें पहले आपको क्या दिया गया है वो पहले देखिए, तो हमारा भैया लैम्डा का वैल्यू है ना, यही बस दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले इसको क्या करना है, फोटान की आपको निकालना है ऊर्जा। क्वेश्चन कह रहा ना कि फोटान की ऊर्जा निकालिए, और वो भी किसमें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलिए यहां पर जो सूत्र लगेगा, सूत्र पहले आप लोग देख लीजिए क्या लगेगा। फोटान की जो ऊर्जा होती है ये हमारा होता है E बराबर, ठीक है ना, E मतलब एनर्जी, जो फोटान की ऊर्जा है, E बराबर होता है यहां पर आपका hc/λ, ठीक है, hc/λ। यहां पर h भी होता है, ठीक है ना, मतलब जो आवृत्ति, तो v बराबर होता है c/λ। तो इसकी जगह v की जगह पर हमने क्या किया, c/λ कर दिया, जहां c आपका क्या होता है, प्रकाश की चाल है, और लैम्डा का वैल्यू आपके पास यहां पर दिया गया है, और h आपका क्या है भैया, प्लांक नियतांक है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब इसमें हम लोग रखते हैं वैल्यू को, तो रखेंगे हम लोग E बराबर, ठीक है ना, E इक्वल टू H का मान कितना है, 6.6 गुणे 10 की पावर, बोलेंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा भैया 34, है ना, ये प्लांक नियतांक है। अब आइए C होता है प्रकाश की चाल, तो आपको पता है 3 गुणे 10 की घात कितना होता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, ये प्रकाश की चाल होती है। अब बट्टे में आइए, तो बट्टे में कितना वैल्यू है, यहाँ पर है लैम्डा का मान 5 × 10 की पावर -7, ये लैम्डा का मान है, इतना आपको दिया गया है। जब इतना दिया गया है तो अब एक चीज आपको यहां पर और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखिए यहां पर कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है ऊर्जा को, तो अब आप इसमें क्या कराएंगे भैया, पूरी जो वैल्यू आएगी उसमें भाग करा देना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। जब आप इतना किसी भी वैल्यू में भाग करा देते हैं तो वो आपका चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, समझ रहे ना। तो इसको क्या करना है, भाग कराना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू को ज्ञात करना है इसके लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो भैया सॉल्व करने पर कितना आएगा ये आपको ध्यान दें। देखिए 6.6 का इसमें जब 3 से गुणा कराएंगे तो 19 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा, 19.8, और 5 का जब उसमें आप भाग करा देंगे तो यहां पर देखिए E का मान आएगा, E बराबर यहाँ पर आएगा 2.475। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, माइनस का 7 है, ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, 8 7 15, प्लस का 15 बनेगा। अब ये कितना है, 34 है, ये माइनस का, ये भी 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 बनेगा। जब यहाँ पर 8 7 15 और ये 19 दोनों जुड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 34 और प्लस का 34, ये कैंसिल, बचा कितना भैया, यहाँ पर बच गया आपका कितना, 2.475, और ये आपका आएगा जूल में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो ये ई भी कर देना है आपको इस प्रकार से, बस इतना करना है। तो एनर्जी जो आपकी निकल के आएगी वो आ जाएगी 2.475 EV, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहे हैं ना। बस इतना आपको कर देना है, और यहाँ पर पहले ही हमने भाग करा दिया था, अन्यथा अगर इसको भाग न कराते, जो इसका वैल्यू आता फिर जो निकल के आता उसमें हम लोग इसका भाग कराते, मतलब कराना ही है आपको, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्वेश्चन ही कह रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए आपके सामने यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3।
अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, समझिए थोड़ा सा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है ना, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1 है, ठीक है ना, आपतित प्रकाश बोल रहा है, ठीक है, समझिएगा यार, यहाँ पर ये क्वेश्चन ना समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी गई है, जैसे कि यहाँ पर कोई वैल्यू दिया गया हो कि 5000 एंगस्ट्रॉम या कुछ भी ऐसा करके कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है और फिर क्या निकालना वो देखिए। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कह रहा है कि λ1 है, तब निरोधी विभव जो है वो हो जाता है V1, ठीक है। फिर कह रहा है कि तथा तरंग दैर्घ्य λ2 पर जो निरोधी विभव है वो V2 हो जाता है, λ1 के लिए V1 हो जाता है, λ2 के लिए V2 हो जाता है। फिर कह रहा है कि प्लांक नियतांक के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। कह सकते हैं दोस्तों ये न्यूमेरिकल है और आपका एक प्रकार से डेरिवेशन भी है, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने, बस क्या करना है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपने आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जरूर से पढ़ा होगा और आप उसको तो यार पढ़ेंगे ही क्योंकि ये आपका चैप्टर में है। तो यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखना है आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है उसी से आपको निकालना है इसमें। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए या डायरेक्ट फार्मूला चलिए हम लोग लगाते हैं। जो ऊर्जा के लिए सूत्र होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण, वो हमारा होता है ई के इक्वल टू, के मतलब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के लिए, तो E के इक्वल टू होता है आपका H न्यू, ठीक है, ये क्या होता है निरोधी विभव होता है, ठीक है, H न्यू माइनस W को पता है आपको कार्यफलन है, तो ये एक सूत्र होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बताया था यहाँ पर न्यू या V जिसे बोलते हैं, यहाँ पर निरोधी विभव जिसे बोलते हैं, ये आपका होता है C/λ के बराबर। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो आपका ये फार्मूला बनेगा E के बराबर, ये आपका बन जाएगा H और यहाँ पर जो V है या इसे ही न्यू बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो इसकी जगह पर C/ क्या कर सकते हैं आप लैम्डा कर सकते हैं, ठीक है ना, C/λ और माइनस क्या है आपका W है। तो ये एक दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब लिखा है तो अब क्या करना है आपको ध्यान क्या रखना, बस देखते रहिए कि हाँ मैंने क्या लिखा है, ये बन गया एक। अब इसके बाद देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, यहां पर अगर इसको आप लिखना चाहें जो ई के होता है, ये ई के आपका यहां पर हो जाता है, देखिए साइड में देख लीजिए, यहां पर ई के बराबर आपका होता है EV0, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आपकी एनर्जी होती है, ठीक है, E के इक्वल टू इस प्रकार से आपको कर देना। तो अब देखिए E के इक्वल में ये चीज चल रही है, तो E के इक्वल में यहां पर EV0 है, तो E की जगह पर आप लोग EV0 लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं ना, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो एक फार्मूला बन के आएगा देखिए वो बन जाएगा EV0 इक्वल टू, अब ये वाला वैल्यू HC/λ माइनस W, ये बन गया ना। बस इसको अब आपको ध्यान रख लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्डा आपका λ1 बराबर क्या है V1 है, तो देखिए अब यहाँ पर आपको लिखना है कि लैम्डा बराबर अगर आपका λ1 है तो यहाँ पर देखिए जो आपका लैम्डा ना, तो इसको क्या करिए देखिए इस फार्मूले में लिख देना है लैम्डा बराबर अगर हमारा λ1 है यहाँ पर इसकी जगह पर, और जो V0 है, ठीक ना, तो V0 बराबर अगर हमारा V1 है, देखिए λ1 के लिए V1 तो होगा ही, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर V0 है इसकी जगह पर आप V1 करेंगे और जो लैम्डा है इसकी जगह पर आप λ1 कर देंगे। इतना तो कर सकते हैं आप लोग, चलिए कर देते हैं, यहाँ पर रखते हैं EV1 इक्वल टू, यहाँ पर आइए इसमें HC/λ1, लैम्डा था ना, इसकी जगह पर λ1 कर दिए, माइनस आपको करना है W, इतना कर दिए ना। अब इसको क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 1, इतना कर लीजिए, समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, दूसरी बार लीजिए दोबारा से, अगर देखिए जो λ2 है इसके लिए आपका ये जो V0 है ये V2 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर आपका एक इसी प्रकार से समीकरण बन जाएगा EV2 इक्वल टू HC/ ये λ1 क्या हो जाएगा λ2, क्योंकि ये V2 हो गया, तो यहाँ पर माइनस W और इसको कर देंगे भैया समीकरण आप लोग 2 मान लेंगे। देखिए 2 समीकरण आपके यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है ना। अब जब आपके 2 समीकरण यहाँ से टोटल बन चुके हैं तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है घटाने पर, यानी कि आपको पहले वाले समीकरण से दूसरे वाले को घटा देना है, ठीक है, बस इतना लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देना है घटाने पर समीकरण
एक में, ठीक है ना, समीकरण एक में दो को, ठीक है, दो को घटाने पर, दो को घटाने पर, तो बस अब आप घटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर आने वाली, सिर्फ आपको घटा देना है। देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ई है इसमें भी और ये भी ई है, तो यहाँ पर ई दोनों से कॉमन हो गया, बचा कितना, V1 माइनस V2, इतना हो गया ना, एक तरफ का घटा यहाँ पर। अब आइए राइट हैंड में, देखिए इधर आइए, यहाँ पर HC और ये भी HC, दोनों में अगर आप देखेंगे तो HC क्या है, दोनों का कॉमन है, बचेगा कितना भैया यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका HC अगर दोनों में जो है कॉमन हो जाता है, HC और ये W भी इसमें देखिए कॉमन है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें इक्वल करके HC आप इधर ले लीजिए, अंदर जो बचेगा इसका आपका 1/λ1 बचेगा, ठीक है ना, W से W आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, तो 1/λ1 इसमें बचेगा, और यहाँ पर इसका क्या है, -1/λ2 है इसका, ठीक है ना, λ2 है, इतना बच गया। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इसके इक्वल में चल रहा है, तो यहाँ पर HC और यहाँ पर λ1 λ2 का आप LCM लेंगे तो इन हो जाएगा ये आपका λ1 इंटू λ2, तो देखिए λ1 से λ1 कैंसिल, बचा कितना, λ2 बच गया यहाँ पर, और फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर बच जाएगा लैम्डा आपका कितना बचेगा, λ1, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए ये इतना बच गया, अब इससे आपको क्या निकालना है, यहाँ पर भैया निकालना है प्लांक नियतांक, क्वेश्चन कह रहा था ना प्लांक नियतांक के लिए सूत्र निकालिए, तो H का वैल्यू आपको निकालना है, समझ रहे ना, H का मान आपको निकालना है, और ये चल किसके बराबर में रहा, तो ये इसके बराबर में चल रहा है, E ब्रैकेट में V1 माइनस V2 इसके इक्वल में चल रहा है। तो देखिए H का अगर वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, H को आप एक तरफ लाएंगे, H बराबर इतना करेंगे ना, क्योंकि प्लांक नियतांक ज्ञात करना। अब देखिए जो ये वैल्यू है λ1 इंटू λ2, ये इसके गुणे में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और जो ये वाला वैल्यू है ये पूरा C इंटू λ2 माइनस λ1, ये आपका इसके बट्टे में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको कर देंगे आप लोग E, और ये यहाँ पर क्या है, V1 माइनस V2, और यहाँ पर इंटू में मैंने क्या बताया कि ये जाएगा इसके गुणे में λ1 इंटू λ2, इतना तो कैलकुलेट आप कर लेंगे। बटे में देखिए यहाँ पर इसके बटे में कितना वैल्यू, ये वाली वैल्यू C से लेकर यहाँ तक की वैल्यू बटे में चली जाएगी इसकी, तो यहाँ पर आएगा C इंटू λ2 माइनस λ1, इतना समझ गया ना। बस यही आपका भैया है प्लांक नियतांक का फार्मूला, इतना आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कोई वैल्यू नहीं आई है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा आप लोग करके जरूर जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आपको रखना है, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको हमेशा कराता रहूँगा एग्जाम तक। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें देखिए क्या कहा गया है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन दिया गया है यहाँ पर 6.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कह रहा है कि इस पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का विकिरण आपतित हो रहा है, ठीक है ना, मतलब आ रहा है, आपतित होने का मतलब क्या है, आ रहा है, ठीक ना, विकिरण। अब कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। भैया यहाँ पर निकालना क्या है आपको, अधिकतम गतिज ऊर्जा, है ना, एनर्जी निकालनी है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर एक चीज आप ये ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यहाँ पर जो सूत्र लगेगा फोटॉन की गतिज ऊर्जा का, वो पहले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप लोग लिखेंगे फोटॉन की, ठीक है ना, फोटॉन की गतिज ऊर्जा, इसको हम लोग ई के से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ई के से, इस प्रकार से फोटोन की गतिज ऊर्जा ई के इक्वल टू यहाँ पर होता है एच न्यू माइनस डब्लू। बस आपको सूत्र याद कर लेना है ये वाला, ठीक ना। अब इससे देखिए यहाँ पर डब्लू का मान कितना है, कार्यफलन दिया गया ना आपके सामने, तो डब्लू का मान भी आपको पता है, एच आपको पता है प्लांक नियतांक होता है ना। और फिर कह रहा है कि यहाँ पर 100 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्घ्य है, तो लैम्डा का मान यहाँ पर दिया गया है। देखिए लैम्डा बराबर कितना है, बोलेंगे यहाँ पर दिया गया है 100 एंगस्ट्रॉम। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे। आप जानते हैं ना, जब कोई वैल्यू यहाँ पर सेंटीमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में है, तो इस प्रकार की वैल्यू को आप क्या करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जब आप लैम्डा का मान जो है तरंग दैर्घ्य को लाएंगे मीटर में, तो यहाँ पर आएगा 100 गुणे
इसके लिए क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम के लिए 10 की पावर -10 करते हैं। जब 100 ये है, इसका 10 की पावर कितना होता है, +2 होता है, तो इससे घटेगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर -8 बच जाएगा, ठीक है ना, 8 मीटर। ये जो है तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोटॉन की ऊर्जा हम लोग निकालते हैं पहले, ठीक है। तो फोटॉन की ये गतिज ऊर्जा है, लेकिन अगर आपको फोटॉन की ऊर्जा चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए लिख दीजिए फोटॉन की किसी एक फोटॉन, क्योंकि ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है, आपने पढ़ा होगा। तो फोटॉन की ऊर्जा बराबर यहाँ पर आपको हो जाएगा, फोटॉन की ऊर्जा बराबर h न्यू, ठीक है ना, और न्यू बराबर c/λ होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर c/λ करेंगे तो ये वैल्यू कितना बनेगा, hc/λ बन जाएगा। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है फोटॉन की ऊर्जा के लिए। चलिए रखते हैं वैल्यू इसी वाले सूत्र में। तो यहाँ पर जब रखेंगे आप लोग तो h का मान कितना है, प्लांक नियतांक 6.6 गुणे 10 के पावर कितना होता है, -34, ठीक ना, इतना। तो ये हो गया गुणे c का मान कितना भैया, प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 के घाते कितना होता है पावर इसका 8, ठीक है, प्रकाश की चाल बटे यहाँ पर इसमें कितना आएगा, तो ये है लैम्डा, ठीक है ना, बटे में लैम्डा है, लैम्डा का मान है 10 की पावर -8, तो यहाँ पर रखेंगे 10 की पावर -8, इतना कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फोटॉन की आ जाएगी ऊर्जा यानी एनर्जी, ठीक है ना। अब देखिए जब ये वैल्यू पूरी निकल के आएगी तो इसमें एक चीज आपको और बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर इसको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि कार्यफलन जो दिया गया है वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, समझ रहे ना। यहाँ पर कार्यफलन ईवी में दिया गया है, तो इसको भी हमें ईवी में निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो जब इसको आप ईवी में निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक बार कर लेते हैं, चलिए 6 इंटू 6 गुणे 10 के पावर कितना है, यहाँ पर 3 है, तो इसका जब आप गुणा कराएंगे तो ये आएगा 19.8 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखिए 19.8 और गुणे यहाँ पर देखिए 34 है ये, और जब आपका ये माइनस का 8 ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 बनेगा, तो ये 8 और +8 16, तो 16 से आप 34 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो माइनस का 18 बच जाएगा, ठीक है ना, माइनस का कितना 18, ये बचा इतना जूल है। लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर कितना -19, इतना कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में चेंज हो गया, ठीक है। अब ये एनर्जी कितनी आई टोटल, तो देखिए यहाँ पर आपका इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 124.125 इतना लगभग आएगा, और ईवी में, ठीक है ना। तो ये आपकी आ गई फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लिख लीजिए यहाँ पर कितना, ये क्या आया है, तो भैया आया है फोटॉन की ऊर्जा है, ठीक है ना, समझ लीजिए फोटॉन की ऊर्जा आ गई। अब यहाँ पर निकालना क्या है आपको, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, कार्यफलन दिया गया है, गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। तो देखिए गतिज ऊर्जा के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी इतना निकल आया है तो बस आगे आपको लिख देना है गतिज ऊर्जा बराबर, देखिए क्या करना है, गतिज ऊर्जा बराबर आपको कर देना है यहाँ पर, क्योंकि एक फोटॉन की ऊर्जा जितनी आई है 124.125 है ना, इतना आया एक फोटॉन की ऊर्जा। इससे घटा देना है आपको बस कार्यफलन को। कार्यफलन कितना भैया, 6.6 ईवी, ये भी ईवी में है, हमने पहले निकाल लिया है, और कार्यफलन भी आपका 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में है। बस घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा इसका गतिज ऊर्जा। कितना बचेगा, यहाँ पर 117 के आसपास बचेगा, ठीक है ना, 117। देखिए आप जो है दशमलव के इधर का पूरा अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए, अगर इधर का थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है तो वो आपका लगभग सही माना जाता है। तो 117.5 के लगभग यहाँ पर ईवी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो इतना देखिए कैलकुलेशन पूरा हमारा आ चुका है। बाकी आप देखिए कैलकुलेट करेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है चीज़ें, है ना। तो मतलब ये मत कहिएगा कि पूरा सही नहीं आया है, थोड़ा सा आप अपने से भी कैलकुलेट किया करिए, मैं आपसे इसीलिए हर बार बोलता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर टोटल हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके सामने है अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं।
और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब जितने भी आज के इस वीडियो में क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एकदम भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होने वाले हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का मान रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। देखिए समझ सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने जब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था आपने जरूर देखा होगा, हमने उसमें पढ़ा था लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट फुंड श्रेणी, ये सभी श्रेणियां हमने पढ़ा है। अब यहां पर निकालना किसके लिए भैया, लाइमन श्रेणी के लिए, जो कि आपकी पहली श्रेणी है, ठीक ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो अब चलिए इसको निकालते हैं हम लोग, और वो भी ध्यान देना है रिडबर्ग नियतांक के पदों में निकालना, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आपको पहले पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमारी लाइमन श्रेणी होती है, ठीक ना। कौन सी श्रेणी, पहली हमारी होती है लाइमन श्रेणी, फर्स्ट, ठीक ना, पहली लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपका जो तरंग दैर्घ्य का हमने सूत्र निकाला था वो सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सूत्र कौन सा होता है, आप लिख लीजिए यहाँ पर। लाइमन श्रेणी के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है तरंग दैर्घ्य का 1/λ = r, और ब्रैकेट में आपका होता है यहाँ पर 1/1² - 1/n², ठीक है, इतना होता है। जहां n का जो मान है वो आपका हो सकता है 2, 3, 4, 5 ऐसा करके, ठीक है ना, इनफाइनाइट वैल्यू। लेकिन यहां पर एक चीज ये ध्यान देना, जो लाइमन श्रेणी होती है इसमें जो आपका कोई प्रथम ऊर्जा स्तर पर कहीं से भी, मतलब किसी भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें किसी ऊर्जा स्तर से जब आपका कोई तरंग दैर्घ्य पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो पर लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। तो इसलिए ये आपका यहां पर होता है 1² और माइनस आपका होता है 1/n²। n का मान आपका यहां पर 2 हो सकता है, मतलब कि दूसरे ऊर्जा स्तर से आ सकता है, या आपका तीसरे से या चौथे से। लेकिन कह रहा है कि यहां पर प्रथम ऊर्जा स्तर, प्रथम रेखा पर, तो प्रथम रेखा मतलब यहां पर पहले क्या पड़ेगा, 2 ही तो पड़ेगा। अगर द्वितीय रेखा कहता तो फिर 3 लेते। तो यहां पर आपको n की जगह पर 2 लेना है, इतना समझ लीजिए आप लोग। बस आपको अब दिक्कत नहीं, प्रथम रेखा के लिए बोल रहा है, इसके लिए आपको यहां पर n का मान जो है 2 लेना है, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहां पर आप लिख दीजिए कि प्रथम रेखा के लिए, ठीक है, प्रथम रेखा के लिए, प्रथम रेखा के लिए, तो प्रथम रेखा के लिए जो आपका भैया n का मान हो जाएगा वो 2 होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर आएगा 1/λ = r, और यहां पर 1/1² - 1/n की जगह पर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, इतना, ठीक है, इतना कर दिए। अब देखिए अब कैलकुलेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, यहां पर मैं डायरेक्ट कराऊंगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेंगे यहां पर भैया इसका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 से 4 को यहां पर भाग कराएंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार, और 4 को फिर 1 से गुणा करा दीजिए, 4 हो गया, इतना यहां पर इसका कैलकुलेशन। माइनस बीच में है, माइनस करिए, फिर 2 है यहां पर, सॉरी 4 ही रहेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो 4 का 4 में कराएंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का ऊपर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन यहाँ पर जो भिन्न आपका आएगा इतना आएगा। यहाँ पर आपका r है इक्वल में है 1/λ, इतना तो दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ से जब इतना कर लिए तो 1/λ = r, और यहाँ पर 3 बचेगा, 4 से 1 गया तो 3 बचा, तो 3 बटे कितना बचा, 4 बच गया, 3/4 यहाँ पर आया 1/λ का मान। भैया अब आपको खाली लैम्डा का मान निकालना है। तो जब आप लोग इसको पलटेंगे 1/λ को लैम्डा बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 r हो जाएगा, क्योंकि r आपका ऊपर का गुणांक है तो यहाँ पर 3 के ही गुणे में तो रहेगा। तो लैम्डा बराबर 4/3 r, और ये क्या r क्या है जो आपका, यही है रिडबर्ग नियतांक। तो आपको यही तो बोला था कि इसका जो तरंग दैर्घ्य है यानी कि लैम्डा का मान आपको निकालना है रिडबर्ग नियतांक के पदों में, और यही भैया आपका फाइनल आंसर है। इतना करना है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। बस क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि प्रथम रेखा कह रहा है अगर तो 2 लेंगे, अगर फिर कहता कि तृतीय चौथा कोई भी रेखा कहता तो फिर उस हिसाब से आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। यही होता है लाइमन श्रेणी के लिए। अगर बामर के लिए बोलता तो वहाँ पर आपका यहाँ पर 2 स्क्वायर होता और यहाँ पर वैल्यू 3, 4, 5 होती, 2 को छोड़कर, है ना। बस यही इनमें डिफरेंस होता है। तो ये हो गया हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि यदि 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान पूरी तरह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो जूल में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए।
क्या करना है, आपको निकालना है। कह रहा कि यदि 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान पूरी तरह से कह रहा ऊर्जा में चेंज हो जाए, परिवर्तित होने का मतलब चेंज ही होना तो होता है, तो अगर पूरी तरह से वो ऊर्जा में चेंज हो जाता है तो जूल में आपको मुक्त ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है ना। गणना करना मतलब ज्ञात करना। तो चलिए यहां पर आपको मैं पहले बताता हूं डेलियम यानी कि द्रव्यमान, ठीक है ना। इसका दिया गया है माइक्रोग्राम में, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू जो द्रव्यमान है कितना दिया गया है, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, ठीक ना, इतना दिया गया है ये द्रव्यमान इसका। और 1 माइक्रोग्राम है तो इसको आप यहाँ पर देखिए जब केजी में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 10 के पावर आपका आ जाएगा -9 kg, इतना आया। अब देखिए यहाँ पर आपको मुक्त ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे मुक्त ऊर्जा बराबर, यहाँ पर आपका इसका सूत्र क्या होता है आपको काफ़ी पहले से पता होगा, मुक्त ऊर्जा। यहाँ पर आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण लगेगा जो कि होता है E बराबर होता है आपका mc², लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डेल एम है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कर देना है E = डेल mc², ठीक ना। इतना तो कर सकते हैं। डेल एम आप वैल्यू आपके पास दिया गया है, सी आपका होता है प्रकाश की चाल। तो अब देखिए यहाँ पर E = हो जाएगा, डेल एम का मान कितना है, 10 के पावर आपका दिया गया है -9 kg, ठीक है, इतना है, गुणे c² मतलब प्रकाश की चाल का वैल्यू को आपको स्क्वायर करा देना है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो भैया जाहिर सी बात है यहाँ पर E बराबर आपका 9 आएगा, गुणे यहाँ पर 10⁻9 है, 10⁻8 है ये, तो 8 और ये 8 मतलब कि 10 ये हो जाएगा 16, और 16 से आप लोग जब 9 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7। तो यहाँ पर प्लस का बच जाएगा 10⁻+7, और E आपका क्या है, एनर्जी है, तो इसका मतलब मात्रक आपका हो जाएगा जूल, ठीक है ना, ऊर्जा का मात्रक जूल। तो यहाँ पर जो E का मान आया है वो आ चुका है 9 × 10 के घाते कितना आया, 10 के घाते +7, प्लस का क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का वैल्यू है, ठीक है ना। तो 16 जो है प्लस करेगा और 9 आपका माइनस का, इसलिए यहाँ पर प्लस का ही बचेगा। तो ये आपका आ चुका है, यदि 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान पूरी तरह से ऊर्जा में चेंज हो जाता है तो उसका जूल में जो मुक्त ऊर्जा होगी वो हो जाएगी 9 × 10 के घाते 7 जूल, ठीक है ना, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हैं बच्चों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7, और यार हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को प्लीज़ मिस मत करिएगा एक भी क्वेश्चन। और जैसे मैं आपको कराता जाता हूं आपको करते जाना है, और जहां पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, हो सकता है जल्दीबाजी में कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो उनको आप अपने से थोड़ा बहुत सुधार करते जाइएगा। बाकी फॉर्मूले गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर हो जाता है, लेकिन इतना आप करते जाइएगा अपने से भी। क्वेश्चन कह रहा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई पहली स्थिति के लिए हो गया। फिर कह रहा है इसी प्रकार, अब सेकंड यानी कि दूसरी पोजीशन में क्या होता है देखिए, इसी प्रकार इसी स्थिति में कह रहा है कि यदि हम लोग 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य प्रकाश जो है प्रयोग में लाते हैं या लाया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी। दूसरी स्थिति में आपको फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, समझ रहे ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इसका सलूशन मैं आपको चलिए करा देता हूँ। पहले आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हल करेंगे जब, पहले आपका दिया गया है पहली स्थिति के लिए लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो अब यहाँ पर जब हम लोग 6000 एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर मीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ। अब कई बार आपको मैं करा चुका हूँ, 6000 है ना, तो इसमें 6 × 10 की पावर कितना बनेगा, प्लस का 3 बनेगा। और एंगस्ट्रॉम के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -10 को इसमें गुणा कराते हैं, तो -10 से आपका यहाँ पर 10 की पावर -10 से 10 की पावर प्लस का 3 जब घटेगा तो बचेगा 10 की पावर कितना, -7। ये आपका आ चुका है मीटर में, डायरेक्ट हमने मीटर में चेंज कर दिया। लैम्डा का मान दिया गया है। आप देखिए फिर कह रहा है कि स्लिटों के लिए 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, जो कि कैपिटल डी होती है, ये होती है हमारी यहाँ पर दी गई है 1 मीटर, ठीक है ना। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मीटर।
फिर आइए कह रहा कि यदि फ्रिंज की चौड़ाई आपकी इन स्थिति में 0.06 सेंटीमीटर है तो भैया W का मान कितना है यहाँ पर। W मतलब फ्रिंज की चौड़ाई, यहाँ पर कार्यफलन नहीं है, ठीक है ना, ये फ्रिंज की चौड़ाई है। तो ये यहाँ पर है 0.06 सेंटीमीटर और इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 6 × 10 के पावर यहाँ पर कितना जीरो लगेगा, क्योंकि 2 पॉइंट इसका हो गया और सेंटीमीटर में चेंज करने मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 होता है, लेकिन 2 जीरो इसका बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आपका 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका मीटर में आ गया। तो ये W का मान दिया गया है, तो इसके लिए ये चीज़ इतनी दी गई है। अब देखिए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो व्यंजक हमने फार्मूला निकाला था वो सूत्र क्या होता है, तो भैया बोलेंगे सूत्र हमें याद है, तो जी हाँ सूत्र आपको याद करके ही रखना है वरना आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए सूत्र होता है फ्रिंज की चौड़ाई का जो आपका यहाँ पर W बराबर होता है d(λ/d), ठीक है। यहाँ पर ये सीटों के बीच की दूरी है, ये पर्दे के बीच की दूरी है, तो स्मॉल d यहाँ पर भैया अभी मिसिंग है, तो स्मॉल d का मान पहले निकालते हैं फिर हमारा यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी की सारी चीजें देखिए आपके सामने दी गई हैं, ठीक है ना। तो अब आपको देखिए स्मॉल d निकालना है। स्मॉल d अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर स्मॉल d को W की जगह पर लाएंगे और W को यहाँ पर स्मॉल d की जगह पर ले आएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बन जाएगा स्मॉल d = कैपिटल D λ/ ये W आपका इसके बटे में आ जाएगा, इतना बनेगा। अब यहाँ से ये d का मान निकल आएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे d बराबर d का मान कितना है 1 मीटर, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया ना 1 मीटर गुणे लैम्डा कितना है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यहाँ पर 6 × 10 के पावर -7 है ना, ये दिया गया है, बटे यहाँ पर W का मान कितना है 6 × 10 के पावर कितना है ये -4, इतना दिया गया है ना। 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 1 तो आपका यहाँ पर वैसे भी गुणांक में रहता है, तो जो स्मॉल d का वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पर 10 के पावर कितना है ऊपर -7 है और ये ऊपर का जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 10 के पावर +4, तो घटे के यहाँ पर घट के वैल्यू कितनी आएगी 10 के पावर बच जाएगा -3 और ये हो जाएगा मीटर में। ये स्मॉल d का मान आ चुका है, समझ रहे हैं ना, इतना तो कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन तो काफ़ी ईजी है यहाँ तक, है ना। अब देखिए सेकेंड स्टेप यहाँ से करा कि इसी स्थिति में दूसरी स्थिति में यहाँ पर लैम्डा का मान दिया गया है और फिर हमें निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि W का मान हमें ज्ञात करना है, समझ रहे हैं ना। जितना मैं आपको कहता जाऊँ उतना आपको बस समझ लेना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं दूसरी स्थिति में लैम्डा बराबर कितना दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, इतना दिया गया। तो जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 5 × 10 घाते आ जाएगा -7 मीटर, दूसरी स्थिति में इतना आया है। अब देखिए फिर से वही सूत्र लगाइए, तो फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक यानी कि होता है d λ/d, इतना होता है। बस यहाँ से W को मान निकाल लीजिए, क्योंकि इसी स्थिति में है तो स्मॉल d कैपिटल D वही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया कि इसी स्थिति में स्थिति चेंज हो नहीं रही है, तो भैया यहाँ पर स्मॉल d और कैपिटल D का मान क्यों चेंज होगा, ये भी वही रहेगा। इसके लिए W यहाँ पर यानी कि फ्रिंज की जो चौड़ाई आएगी वो हम लोग यहाँ से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। स्मॉल कैपिटल D का मान कितना है 1 मीटर है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 गुणे लैम्डा का मान यहाँ पर चेंज है 5 × 10 घाते -7, तो 5 × 10 की घाते कितना हो जाएगा -7 बचे यहाँ पर बटे में कितना है 10 d स्मॉल d, यहाँ पर ये है 10 के पावर -3, तो लिख देंगे 10 के पावर यहाँ पर -3, इतना कर देंगे ना। चलिए अब यहाँ से जब इतना कर देंगे तो ये अब आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए W बराबर यहाँ पर आएगा 5 × 10 के पावर, देखिए ये जो है 10 के पावर -3 है, ऊपर जाएगा +3 बनेगा, इससे घट जाएगा -7 से, तो यहाँ पर बचेगा -4, इतना बच जाएगा ना। तो ये आपका मीटर में है, ठीक है ना। फ्रिंज की चौड़ाई आ चुकी है 5 × 10 घाते -4 मीटर, या इसी को आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, W बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में यही इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप मीटर में लिखना चाहें तो ये रहेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये जो है आ चुका है आपका फ्रिंज की चौड़ाई पूरी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है, और जितने भी आज के इस वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है यहाँ पर cosec a/2 है, और इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो। यहाँ पर आपको निकालना है न्यूनतम विचलन कोण, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर n आपका जो अपवर्तनांक है पहले क्या दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं।
n बराबर दिया गया कॉसेक a/2, यानी कह रहा ना पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है, तो n का मान दिया गया है। विचलन कोण ज्ञात करना है, आपको समझ रहे हैं। यहाँ पर प्रिज्म कोण a है दिया गया है, विचलन कोण ज्ञात करना है, मतलब डेल एम एस ये होता है विचलन कोण, इसको आपको निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक सूत्र लगता है, उस सूत्र को पहले आप लोग समझ लीजिए। सूत्र यहाँ पर कौन सा लगेगा, होता है आपका अपवर्तनांक n बराबर आपका विचलन कोण के लिए होता है साइन, यहाँ पर ये साइन है, ठीक है ना, साइन आपका होता है डेल m प्लस a/2, ठीक है ना, और होल अपान होता है पूरे के बटे में साइन a/2, इतना होता है, ये सूत्र है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना। चलिए तो अब इस सूत्र को क्या करेंगे, आप याद करेंगे और बस इसी से सॉल्व होगा। जैसे कैसे सॉल्व होगा तो वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर एक स्टेप समझिए, n बराबर है ना, और n का वैल्यू कितना है, कॉसेक a/2 है, तो n की जगह पर आप कॉसेक a/2 रख देंगे यहाँ पर, है ना। तो अब चलिए रखते हैं यहाँ पर कॉसेक a/2 रख दिए n की जगह पर, इक्वल में कितना चल रहा है, देखिए यहाँ पर चल रहा है साइन और यहाँ पर है डेल m प्लस a/2, इतना है ना। अब बटे में है साइन a/2, तो ऊपर अगर आप देखें तो इसका गुणांक 1 है, हमेशा एक गुणांक रहता है, और 1 बटे साइन थीटा या साइन a/2, 1 बटे साइन a/2, आपको पता है कि यहाँ पर ये बनेगा कॉसेक a/2, पता है ना, 1 बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है फॉर्मूला त्रिकोणमिति में, तो 1 बटे साइन a/2 को हम यहाँ पर इंटू में कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा कॉसेक a/2। अब दोनों तरफ का यहाँ पर ये क्या है, दोनों सेम है, तो कैंसिल करा देंगे, यहाँ पर बच जाएगा 1, बच जाएगा ना। या तो आप पूरा ऐसा कर सकते हैं, कॉसेक a/2 को यहाँ पर इसके बटे में ले आएंगे तो दोनों कैंसिल, बच जाएगा आपका यहाँ पर 1, ठीक है ना, 1 बचा, तो 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन डेल m प्लस a/2, इतना बचा ना। अब देखिए इतना जब बच गया तो हमें यहाँ पर इस साइन को हटाना है, और ये कब हटेगा, जब 1 को हम लोग यहाँ पर साइन 90 बना देंगे, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पर आप लोग साइन 90 लिख देंगे, इतना तो कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम अपने से कर रहे हैं, 1 की जगह पर रख देंगे साइन 90 अंश बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन डेल m प्लस a/2, इतना हो गया ना। अब देखिए साइन से आपका ये साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पर 90 डिग्री बराबर बच जाएगा डेल m प्लस a/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को इससे गुणा करा देंगे, तो 2 गुणे 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री बन जाएगी टोटल, ठीक है ना। बराबर यहाँ पर कितना बचा डेल m प्लस a। अब अगर आपको डेल m का मान चाहिए तो a को इधर ले आइए, तो डेल m बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस a, ठीक है ना। ये आपका प्रिज्म कोण है, बस यहीं तक आपको सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि विचलन कोण ज्ञात कीजिए, तो विचलन कोण आपका डेल m है और डेल m का मान आपके सामने आ चुका है पूरा। बस ऐसे क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व कर देना है, काफी देख सकते हैं इजी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा यार इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही सीरियस मूड में आपको समझना है, जितने भी प्रश्न आपको मैं करा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या कहा गया है समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस 10d, डी का मतलब है डायऑप्टर यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है, तो प्लस 10 डायऑप्टर तथा कह रहा माइनस 5 डायऑप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए, एक दूसरे के टच में ये क्या है रखे हैं। फिर कह रहा है कि संयुक्त इस जब ये टच में रखे हैं तो इससे जो संयुक्त लेंस बन रहा है, तो कह रहा है कि इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको पूरा निपटा देते हैं अच्छे तरीके से, एकदम इसका सफाया कर देते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है, क्वेश्चन में 2 लेंस की 2 क्षमताएं दी गई हैं, तो पहले के लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिए पता है आपको क्षमता, जो लेंस की क्षमता होती है इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, पावर यानी शक्ति, ठीक है ना। तो अब आपको पहले के लिए क्या मानना है, इसको P1 मान लेना है, ठीक है, P1। तो पहले लेंस की क्षमता P1 का वैल्यू कितना है, प्लस का 10 डायऑप्टर, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 10 डायऑप्टर, ठीक है, D इतना दिया गया है।
अब इसी प्रकार से P2 इसको मान लेंगे दूसरे वाले को, तो यहाँ पर P2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर दिया गया है -5 डायऑप्टर, ये दिया गया है 2 क्षमताएं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा कि इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि वस्तु की जो दूरी है यहाँ पर कितनी दी गई है, तो 30 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो भैया यहाँ पर जो u का मान है, ठीक है, u क्योंकि वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, तो u का मान कितना यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। अब 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस का लेना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसमें ये नहीं डिपेंड बताया गया है कि उत्तल लेंस कौन सा है या अवतल लेंस है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर जो है पूरा अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया गया। तो u आपको क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि इस संयुक्त लेंस से, जो संयुक्त लेंस जो बनाते हैं, तो वस्तु की दूरी आप यहाँ पर क्या है, माइनस की लेंगे, माइनस का 30 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब आइए इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। भैया वस्तु की लंबाई यहाँ पर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग वस्तु की लंबाई को y से डिनोट करेंगे, तो y1 बराबर यहाँ पर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर फिर से कह रहा है ना कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रकृति बताइए, और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें निकालनी है, तो इसको y1 मानेंगे, अभी y2 का मान भी हम लोग इसमें निकालेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन काम। देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर संयुक्त लेंस की क्षमता, दोनों को मिलाकर जो क्षमता बनेगी, क्या लिखना है, संयुक्त लेंस की क्षमता। ठीक है ना, संयुक्त लेंस की जो क्षमता हमारी आएगी वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखिए संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी आएगी, इसको हम लोग लिखेंगे P बराबर P1 प्लस P2। जैसा कि मैंने बताया संयुक्त मतलब दोनों को जोड़ देना है, तो P1 और P2 दोनों को जोड़ देंगे, तो प्लस का 10 और माइनस का 5 जब दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 5 ही तो बचेगा। तो भैया P का जो मान आएगा हम लोग यहाँ पर जोड़ के भी लिख सकते हैं इसको। देखिए 10 यहाँ पर प्लस है और ये माइनस का 5 है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये बचेगा कितना, बच जाएगा आपका यहाँ पर 5 डायऑप्टर। ठीक है, और ये प्लस का ही बचेगा। तो इस प्रकार से P का आपका आ गया, संयुक्त लेंस की क्षमता आ गई 5 डायऑप्टर, इतना निकल के आया। अब देखिए जब आपको पता है कि अगर किसी लेंस की हमारी क्षमता दी हुई होती है तो उसकी हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चलिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका P बराबर 1/f। ठीक है ना, 1/f। ये कब के लिए होता है, जब आपको मीटर में निकालना हो वैल्यू को, और अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आप कर सकते हैं 100/f। ठीक है ना, तो चलिए इसको निकालते हैं। 100 आपको यहाँ पर एफ को आप इधर ले आइए और पी को आप इधर ले आइए, तो यहाँ पर जब इसको पी को इसके बटे में कर देंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू एफ के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि एफ यहाँ पर ले जाएंगे, पी यहाँ पर ले आएंगे, तो जो है एक दूसरे को बदल सकते हैं। तो अब यहाँ से फोकस दूरी एफ बराबर कितनी हो जाएगी, 100 बटे, और पी का मान कितना है 5, तो बस यहाँ पर 5 से 100 को कैंसिल कराई तो 20 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी फोकस दूरी। एफ का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब यहाँ से लेंस सूत्र लगाना है आपको। क्या लगाना है, लेंस सूत्र। ठीक है ना, यहाँ से आपको लगाना है लेंस सूत्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, लेंस सूत्र क्या कहता है भैया, लेंस सूत्र आपका होता है 1/, देखिए दर्पण सूत्र नहीं है यहाँ पर, ये लेंस सूत्र है। 1/v। भी आपका क्या होता है, ये होती है वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, तो 1/v बटे 1/u इक्वल टू होता है 1/f के। ठीक है ना, 1/f के बराबर होता है ये चीज, है ना। अब यहाँ पर u का मान भी दिया गया है, f का मान भी दिया गया है, v का मान नहीं है, तो v हमें मतलब निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप इधर कर लीजिए 1/v और बराबर कर दीजिए 1/f इधर, तो 1/f, और यहाँ पर ये इसको पूरा उठा के इधर ले आइए, तो ये माइनस का 1/u इधर आएगा, तो प्लस का 1/u बन जाएगा। ठीक है, 1/u ये सूत्र बन चुका है। इस सूत्र को अब आपको पूरा लगा के सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जगह कम है तो नेक्स्ट पेज में चलिए करते हैं। यहाँ पर आएगा फॉर्मूला है 1/v बराबर, यहाँ पर 1/f, एफ का मान है 20। ठीक है ना, तो 1/ बन जाएगा, ये कितना 20 बनेगा। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस करिए, और 1/u, तो प्लस 1/u। u का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर आप आइए पहले इधर,
U का मान आपके पास यहाँ पर है माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो इसको करेंगे माइनस का 30, इतना तो आप कर सकते हैं। अब देखिए जब इतना कर देंगे तो ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, तो 1/, जो भी आएगा 1/v बराबर ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/ कितना 30। 20 और 30 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 यहाँ पर होगा, है ना। तो देखिए अब इनको क्या करना है, पूरा एलसीएम निकालना है अच्छे तरीके से, है ना। अब एलसीएम भी आप निकालेंगे तो यहाँ पर 20 23 60, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस 23 दूनाई 60 तो 2 हो जाएगा, तो 1/v बराबर आपका हो जाएगा 3 माइनस 2/60। तो अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 और 2 से घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, बटे में कितना है 60 है, तो 1/v बराबर 1/60 आ चुका है। अब अगर आप v का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। v का मान आपका कितना आया है 60 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का, ठीक है, प्लस का वैल्यू आया है। तो अब देखिए जब ये प्लस का आ चुका है तो प्रतिबिंब आपका किधर बनेगा, दर्पण से आपका राइट साइड में बनेगा, ठीक है ना। तो ये 60 सेंटीमीटर आ चुका। अब आपको क्या क्या इसमें निकालने को बोल रहा है, तो कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। तो अब आपको यहाँ पर प्रतिबिंब जो है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए आवर्धन क्षमता का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है आवर्धन क्षमता का, यम बराबर आपका होता है यहाँ पर वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है, v/u, ऐसा फार्मूला आपने देखा होगा। और यही होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के बराबर y2/y1, ये भी होता है। तो यहाँ से आप आवर्धन क्षमता यम को हटा देंगे और इनको आप ले लीजिए, यहाँ से आपको मतलब रखना है। अब देखिए यहाँ पर v का मान आ गया, u का मान आ गया, y1 का मान आप देखें क्वेश्चन में दिया गया था शुरू में ही, यहाँ पर आप देखे हैं। और आपको निकालना क्या है, y2 का मान निकालना है। तो y2 अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, y1 को v के गुणे में ले जाएंगे। तो लिखिए यहाँ पर फार्मूला बनेगा y2 बराबर y1 इसके गुणे में, तो v गुणे y1 बटे u, कितना है u आपका यहाँ पर बटे में है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप y2 का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए v का मान कितना आया है 60 सेंटीमीटर, आपका अभी निकल के आया जस्ट, गुणे y1 का मान कितना दिया गया है, तो भैया 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लिखेंगे 2 बटे, अब यहाँ पर u का मान कितना है, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया गया था शुरू में ये। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर, 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको कराएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 2, 3 दूना 6 ना। तो y2 बराबर आपका आएगा 2 × 2 यानी कि यहाँ पर 4 और ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ चुका है माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब ये माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। हमेशा आपको पता है जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं हमेशा वो क्या बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उल्टा बनता है, ठीक है ना, उल्टा। तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इतना सारा ये आपको ऐसे पूरा सॉल्व अपने तरीके से कर देना है। बाकी कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हुई हो थोड़ा बहुत तो उसको आप सही कर लीजिएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से आपको पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपका हर बार आता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अपचालित ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। फिर कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं अगर इसके, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता अगर 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, तो द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी जो द्वितीय कुंडली है, ठीक है ना, यहाँ पर समझिएगा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करिए और निवेशित शक्ति ज्ञात कीजिए। दो चीजें निकालनी है, एक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और एक आपको निवेशित शक्ति, निर्गत शक्ति दी गई है 8 किलोवाट और निवेशी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर आते हैं, क्या क्या दिया गया है पहले वो लिखिए। देखिए आपको दिया गया है VP कितना दिया गया है भैया 2200 वोल्ट, क्योंकि कह रहा ना संचरण लाइन, तो जब आप वोल्टेज देंगे तो वो आपका प्राथमिक ही होगा। तो यहाँ पर VP का मान कितना है 2200 वोल्ट। अब जब 22 वोल्ट से कितना 220 वोल्ट होता है, तो आपका सेकेंडरी में कितना हो जाता है VS मतलब सेकेंडरी, ठीक है ना, द्वितीयक में कितना हो जाता है 220 वोल्ट हो जाता है, ठीक है, 220 वोल्ट।
यहाँ पर भी बोल्ट कर लीजिएगा 2200 वोल्ट। तो ये चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद आइए, यहाँ पर करा कि 4000 फेरे हैं प्राथमिक कुंडली में। फेरों की संख्या को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। प्राथमिक है तो पी कर देंगे प्राइमरी, ठीक है। कितना है ये वैल्यू, 4000 फेरे हैं, ठीक है ना, 4000 फेरे हैं। आपको एक चीज़ निकालनी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी NS निकालना है। तो चलिए पहले NS निकालते हैं। अब इतना दिया गया है। एक चीज़ और दी गई है, ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी कि नीटा से डिनोट करते हैं दक्षता को, ठीक है। तो ये दिया गया है कितना, 90% दिया गया है, ठीक है, 90%। तो अब इसको क्या करेंगे, लिख देंगे 90/100, क्योंकि परसेंट लगा ना, 90/100। 0 कैंसिल, 9/10 बचा। 9/10 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.9। ये ट्रांसफार्मर की दक्षता दी गई है 0.9, ठीक है। अब हमें निकालना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। क्वेश्चन पर आ जाइए। निर्गत शक्ति भी दी गई है, उसको हम बाद में देखेंगे। फेरों की संख्या निकालते हैं। पहले लिखेंगे द्वितीयक यानी सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली, ठीक है ना। द्वितीयक या द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर NS होता है, ठीक है ना, NS। तो ये फार्मूला होता है NS/NP। NS/NP बराबर होता है VS/VP के। तो यहाँ पर लिखेंगे VS/VP, ठीक है ना। और NS के बटे में जो NP है वो आपका गुणे में चला जाएगा इसके NP के, इस प्रकार से। तो चलिए रखते हैं वैल्यू को। NS इक्वल टू हो जाएगा, VS कितना था यहाँ पर देखते हैं, 220 वोल्ट था, ठीक है। और NP कितना है, 4000 है। तो 220 गुणे 4000 इतना करा देंगे, ठीक है ना। 220 गुणे 4000 बटे कितना आएगा यहाँ पर VP कितना है, 2200। तो लिखेंगे 2200। अब 2 0 इसके कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर इसका और एक इसका, 22 से 22 कैंसिल, 400 बचा। तो देख सकते हैं NS का जो मान आया है वो आपके पास कितना है, 400। मतलब कह सकते हैं कि जो द्वितीय कुंडली है इसमें टोटल कितने फेरे हैं भैया, तो 400 फेरे हैं। जैसे कि प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे थे, उसी प्रकार से द्वितीय कुंडली में 400 फेरे हैं। एक चीज़ ये निकल आई। अब क्या निकालना है आपको, यहाँ पर निकालना है निवेशी शक्ति। क्वेश्चन में कह रहा ना कि फेरों की संख्या हमारी आ चुकी है द्वितीय कुंडली में, निवेशी शक्ति ज्ञात करना है अब, ठीक है। चलिए निवेशी शक्ति को ज्ञात करते हैं। कैसे निकलेगा ये, तो यहाँ पर इसको इस पेज में करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता नीटा बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति, ठीक है। निवेशित शक्ति निर्गत शक्ति बटे होता है निवेशित शक्ति, इतना होता है फार्मूला। अब यहाँ पर आपको निर्गत शक्ति दी गई है, कितना दिया गया है, 8 किलोवाट। ट्रांसफार्मर की दक्षता का मान भी आपके पास है 0.9। निवेशी शक्ति आराम से निकल आएगा, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, निवेशी शक्ति यहाँ पर ले, दक्षता को बटे में ले जाइए। तो ले जाएंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे निवेशी शक्ति बराबर हो जाएगा निर्गत शक्ति बटे ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी नीटा। तो अब यहाँ पर ये आएगा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, बटे यहाँ पर नीटा की वैल्यू कितने हैं, 0.9 है। इसको भाग कराएंगे तो हो जाएगा आपका 8.89 किलोवाट, ठीक है। ये आ चुका है निवेशी शक्ति। जैसे कि 8 किलोवाट आपका निर्गत शक्ति था, तो वैसे ही निवेशी शक्ति है 8.8 किलोवाट। इतना आपका ये दोनों चीज़ें हमारी ट्रांसफार्मर में देखिए हमने निकाल लिया। द्वितीय कुंडली में 400 फेरे हमने निकाले हैं, और जो हमारा निवेशी शक्ति है वो हमने निकाला 8.89 किलोवाट, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा, पूरा यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना है, मेरे साथ जुड़ के एक क्वेश्चन को पूरा करके जाना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना आपको, ठीक है ना। कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व। यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, पहले 10 ओम का प्रतिरोध है, फिर आपका 10 हेनरी का प्रेरकत्व है कि एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली से संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। कुंडली से संचित ऊर्जा क्या होगी आपको बताना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले आर यानी प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। फिर क्या दिया गया है यहाँ पर एल यानी कि प्रेरकत्व कितना दिया गया है, 10 हेनरी, ठीक है, 10
हेनरी, दो चीज़ें दी गई हैं। फिर आइए यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया गया इसका, तो ई का मान यहाँ पर दिया गया है भैया 50 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, 50 वोल्ट। अब आइए जब ये दिया गया है तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध तो दिया नहीं गया, आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। अब क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करिए पहले परिपथ की धारा, क्योंकि अगर आप धारा नहीं निकालेंगे तो आप यहाँ पर ऊर्जा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप कुंडली की संचित ऊर्जा निकालना चाहते हो तो फार्मूला होता है U बराबर 1/2 Li², और I का मान यहाँ पर दिया नहीं गया, तो इसके लिए सबसे पहले आपको धारा चाहिए होगी I, ठीक है। तो परिपथ की धारा के लिए फार्मूला आपका होता है I बराबर कैपिटल E यानी कि विद्युत वाहक बल बटे कैपिटल R प्रतिरोध प्लस यहाँ पर स्मॉल r यानी कि आंतरिक प्रतिरोध। तो ये तो शून्य है, तो देखिए कितना आएगा ये E यहाँ पर है 50 बटे R कितना है 10, और ये स्मॉल r शून्य है, तो यहाँ पर शून्य आप लोग प्लस में कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये इससे आएगा 5 एम्पियर की धारा, समझ रहे हैं। आई का मान कितना आया 5 एम्पियर। अब आप निकालिए कुंडली में संचित ऊर्जा, ठीक है ना, तो संचित ऊर्जा का लगाइए सूत्र, कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर होता है आपका 1/2 Li², ये सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए U का मान निकालिए, U बराबर 1/2 गुणे L का मान कितना है 10 हेनरी, तो 10 ये आएगा गुणे I² मतलब समझ रहे हैं, I² मतलब भैया यहाँ पर 5 का स्क्वायर, क्योंकि I का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, तो 2 से 10 काटिए तो आपका यहाँ पर 5 बचेगा, 2 पंचे 10, और 25 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 125, तो U बराबर कितना आया 125, और U क्या है संचित ऊर्जा है, तो एनर्जी कितनी आई 125 जूल, ठीक है ना, ऊर्जा का मान आ चुका है आपके पास 125 जूल एनर्जी। ये है, यहाँ तक करना है आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा यहाँ से सॉल्व हो चुका है। अगला देखिए, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, ठीक है, कितना है 10 मिली हेनरी है। फिर कह रहा है कि इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए 1 सेकंड में इसको करता हूं। कैसे करेंगे, यहां पर आपको पता है फैराडे के नियम आपने जरूर पढ़े होंगे, तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, विद्युत वाहक बल बराबर होता है यहां पर माइनस, देखिए किसके लिए, पहले आपने स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये सभी मैंने आपको करा दिया अच्छे तरीके से। तो यहां पर स्वप्रेरण गुणांक के लिए जो आपका फार्मूला होता है, यहां पर E बराबर होता है -L, और ब्रैकेट में होता है DI/dt, यानी कि धारा आपकी टाइम के सापेक्ष यहां पर चेंज होती है, समझ रहे हैं। और कितना चेंज हो रहा है 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो रहा है, और कितने समय में, तो 5 मिली सेकेंड में। तो चलिए बस वैल्यू को रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। E बराबर यहाँ पर आएगा विद्युत वाहक बल जो कि है E बराबर -L का मान कितना भैया 10 मिली हेनरी है, समझ रहे हैं ना, 10 मिली हेनरी। तो रखेंगे 10 गुणे यहाँ पर मिली हेनरी है ना, मिली हेनरी, तो इसके लिए कर देना है 10⁻³ का गुणा 10 में, तो ये आपका हेनरी में चेंज हो गया। जो 10 मिली हेनरी था इसको हेनरी में बदलने के लिए आप लोग 10⁻³ का गुणा कर दिए, गुणे DI के मतलब कि 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो रही, तो यहाँ पर 15 कर देंगे आप लोग, ठीक है ना, धारा का उच्चतम मान बटे यहाँ पर dt कितना यहाँ पर देख सकते हैं आपका dt का मान यहाँ पर है 5 मिली सेकेंड, ठीक है ना, 5 मिली सेकेंड। तो अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है 5 रख देना है, ठीक है 5। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना, समझ रहे हैं, इतना अगर आप कर दिए तो यहाँ से अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे 5 को जब इससे कैंसिल कराएंगे, 5 दूना 10, 15 गुणे 2 यानी कि 30, तो E बराबर आपका आएगा 30 यहाँ पर, और गुणे यहाँ पर 10 की पावर कितना है, ये 3 है, 10 की पावर 3, तो यही आपका हो जाएगा विद्युत वाहक बल का मान 30 गुणे 10 का आते -3 वोल्ट, या कह सकते हैं 30 मिली वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आपका आ चुका है। और बोलेंगे भैया माइनस कहाँ गया, तो माइनस देखिए फॉर्मूले में रहता है, बाकी वैल्यू आपकी प्लस की आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। देखिए मैंने कहा था कि तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा, और तुरंत आपका आ भी चुका है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को करके जाना है आप, ठीक है ना। मैंने कहा था कि यह वीडियो पूरा एकदम लॉन्ग होगा, और अब आपको न्यूमेरिकल की डेरिवेशन की कोई भी चिंता नहीं करना, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार से एकदम महा मैराथन क्लास आएंगी अब एग्जाम तक, और सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे।
13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा गया इसमें कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.33 गॉस है, ठीक है ना। फिर कह रहा कि तथा नमन कोण 45 अंश है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। क्षैतिज घटक की गणना, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल ज्ञात करना है, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, यहाँ पर देख सकते हैं 45 अंश, और ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है यहाँ पर, यानी कि आपका वर्टिकल जो होता है ऊर्ध्वाधर, ये कितना है 0.33 गॉस, ये चीज़ दी गई है। अब आइए नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है पहले, यच है ना, हॉरिजॉन्टल आपको निकालना है। कह रहा है ना कि ये सब चीज़ें दी गई हैं जब आपकी, तो है क्षैतिज घटक की गणना पहले करिए और उसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो चलिए यच पहले निकालते हैं। इसके लिए भैया बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है जो कि होता है tan थीटा बराबर आपका होता है V/H, ठीक है, V/H। अब देखिए tan थीटा मतलब tan 45 यहाँ पर है ना, 45 डिग्री बराबर V का मान कितना है 0.33 बटे H। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना, 1, तो 1 गुणे H को इधर ले आइए, H बराबर इधर कितना बचा 0.33, तो H का मान भी आपका यही हो जाएगा 0.33 गॉस। बस ये आपका हॉरिजॉन्टल निकल आया। अब एक चीज क्षैतिज घटक निकाल लिए हम लोग, अब निकालना है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो लिखिए यहाँ पर आप लिखेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो दूसरी चीज निकाल रहे हैं, एक आपका ये निकल चुका है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो इसको हम लोग BE इस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो BE इक्वल टू होता है H/cos थीटा, ये सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है ना, H/cos थीटा। तो अब इसमें देखिए BE इक्वल टू हो जाएगा H का मान 0.33 जो कि हमने जस्ट निकाला, बट एक कॉस और थीटा का मान 45, तो कॉस 45 हो जाएगा, है ना। अब देखिए BE इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर बोलेंगे हो जाएगा 0.33 और बटे 1/√2, क्योंकि कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1 और बटे का जो √2 है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर इसके गुणे में हो जाएगा √2। तो देखिए BE इक्वल टू हो जाएगा 0.33 गुणे √2 का मान 1.414, इसको दोनों को गुणा कराएंगे तो जो BE है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये निकल के आ जाएगी, और कितना आएगा मान, तो यहाँ पर आएगा लगभग 0.466 के आसपास, और इसको लिख देंगे गॉस। तो ये आ चुकी है भैया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने ये है हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज घटक, और यही चीज़ें, दो चीज़ें आपको निकालना था, इस क्वेश्चन में देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये भी, और इसको भी यहाँ पर मैं आपके सामने पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहले क्या करा, पढ़िए इसको। प्रश्न कह रहा है कि दो सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा कि इनमें प्रत्येक तार में 0.5 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, समान दिशा में। तो एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, और दूसरे तार से 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है ये, और इसको मैं आपके सामने पूरा ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन जितने भी बताया हूँ इस वीडियो में, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कीमती है, ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स में 65+ अंक स्कोर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए, बाकी ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में 65+ अंक मैं दिलवाऊंगा। बस क्या करना है, आपको जितना मैं चीज़ें बताऊंगा उतना आपको बिल्कुल कंप्लीट करते जाना है आपसे, ठीक है ना। अब आपको बिल्कुल टाइम नहीं आपके पास बचा हुआ है, आपको पता है एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसके लिए बिल्कुल जो बताया जाए उसको एकदम अच्छे तरीके से करिए।
तो देखिए दो सीधे तार परस्पर कितना है 75 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यहाँ पर आपकी दूरी कितनी है भैया स्मॉल, और यहाँ पर है 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 75 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में यहाँ पर डायरेक्ट चले कर लेते हैं, तो 75 गुणे 10 की घात यहाँ पर कितना कर देंगे -2, तो ये आपका मीटर में चेंज हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि यार मीटर में करना ही पड़ेगा तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, बाकी ये हो चुका है। अब आइए यहाँ पर आपका कितना है, प्रत्येक तार में कह रहा है कि 0.5 एम्पियर की धारा है ना, 0.5 एम्पियर हो सकता है, या यहाँ पर चलिए 5 एम्पियर डायरेक्ट कर लीजिए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको कर लेते हैं, ताकि मतलब देखिए वैल्यू कोई भी आ सकती है, तो उसको यार आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैल्यू यहाँ पर 5 एम्पियर 10 एम्पियर या कुछ भी करके आप समझ रहे हैं, तो वैल्यू चेंज हो सकते हैं, नियम आपका वही रहेगा। तो आपका आई का मान कितना है, धारा यहाँ पर मैंने कर दिया चलिए 5 एम्पियर, ठीक है, मान लीजिए 5 एम्पियर धारा है। अब क्या निकालना है, तो इतना जब आपका होगा तो कह रहा है कि एक तार में तार के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करिए। पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम B से डिनोट करते हैं, तो B बराबर आपके पास कितना दिया गया है, यहाँ पर फार्मूला जो होता है वो होता है μ0/2π, और यहाँ पर होता है I/R, ये सूत्र लगेगा, ठीक है ना, ये सूत्र आपको लगाना है इस वाले को। अब देखिए यहाँ पर जब सूत्र आपको पता चल चुका है, तो अब आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे B बराबर μ0/2π है, लेकिन भैया आपको यहाँ पर इसको 4π बनाना है। कैसे, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगा। क्या कहना है, देखिए अगर आपके पास μ0/2π है और अगर आप इसको μ0/4π करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, μ0/4π कर दिए तो इसको आप 2 का गुणांक कर दीजिए ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल होगा यहाँ पर, तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी। इसके लिए यहाँ पर μ0/4π को गुणांक में 2 कर देना, और μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, इतना देखिए समझ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, यहाँ पर रखेंगे 2 × 10⁻⁷। ये आप पता चल गया ना, 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको इसको μ0/4π करना था। अब आइए गुणे आई का मान 5 एम्पियर बटे 75 × 10⁻⁷ कितना -2 आर का मान है, ठीक है, इतना कर दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ से आप 5 को काटिए, 75 15 अपना 75, तो 15 बचाइए, तो 2/15 आएगा, तो बी का मान आपका आ जाएगा 2/15 गुणे यहाँ पर ये -7, ये प्लस ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 बनेगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा 10⁻⁵ है ना, इतना बचा। और अब इसको जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तो b का मान आपके पास आ जाएगा 1.33 गुणे 10⁻, यहाँ पर एक पावर इसकी जो है इसमें बढ़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, और मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इतना कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये अभी क्या निकला है, यहाँ पर निकला है दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब कह रहा है कि दूसरे तार से 3 मीटर लंबाई पर, क्वेश्चन को समझिएगा, दूसरे तार से 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो अब आपको क्या निकालना है, 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे तार से 3 मीटर लंबाई पर, तार से 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है ना, समझ रहे हैं। बस तार से 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल को हमें पता है F से डिनोट करते हैं, तो F बराबर आपका सूत्र यहाँ पर भी हो जाएगा μ0/2π, और यहाँ पर कर देना है I²L/R। समझ रहे हैं, इतना कर लेंगे ना। चलिए जब इतना आप कर लेंगे तो भैया अब यहाँ से आंसर भी निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं F का मान, तो F बराबर हो जाएगा आपका, अब देखिए μ0/2π है, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आप रखेंगे 2 × 10⁻, यहाँ पर -7, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, है ना। 10⁻⁷ जो होता है ये μ0/4π का मान होता है, लेकिन यहाँ पर μ0/2π है, इसके लिए इसका गुणांक हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए इधर आइए, यहाँ पर I² है, I का मान कितना है आपके पास, यहाँ पर देख सकते हैं 5 एम्पियर, तो I² की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है, 25।
अब यहाँ पर कितना है, एल है, एल का मान कितना है, 3 मीटर लंबाई पर कह रहा है ना, तो एल का मान हो गया आपका यहाँ पर 3, और बटे में रख देना है आपको आर का मान। आर का मान कितना है, तो भैया आर का मान है यहाँ पर 75 गुणे 10 की घाते -2, ठीक है ना। तो इसके बटे में रखते हैं यहाँ पर हम लोग 75 गुणे 10 की घाते -2। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए यफ बराबर आपका यहाँ पर कितना आएगा, 25 23 75, 3 से 3 कैंसिल, बचा 2 गुणे 10 घाते 2 गुणे 10 के घाते, यहाँ पर ये माइनस का साथ ये आपका यहाँ पर -2 ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये -5 है ना, तो -5 हो गया, और यही बल है तो इसको लिख दीजिए न्यूटन। इतना आपका बल का मान आ चुका है, यही 2 चीज़ें आपको इसमें निकालना था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र से क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सारी चीजें बनती है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं पूरा आपके सामने अच्छे तरीके से। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, कितनी, 2/3, तो उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए, जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, C बराबर ये होता है ε0A/d, ये सूत्र होता है। अब इसमें C का मान कितना पहले दिया गया, 16 पिकोफैरड, तो भैया C का मान है आपके पास कितना, 16 पिकोफैरड। अब आपको पता है अगर माइक्रोफैरड होता तो हम लोग 10⁻6 करते, लेकिन पिकोफैरड है यहाँ पर, ठीक है ना, पिकोफैरड। इसके लिए गुणे में कर देना है 10⁻⁻12 यानी कि 12। जब इतना कर देंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा फैरड में, ठीक है ना, पिकोफैरड हमारा फैरड में चेंज हो गया। ये चीज़ दी गई है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, C की जगह पर इसको रख दीजिए। देखिए कैसे रखना है यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। C का मान ये है तो रखेंगे 16 गुणे 10 की घाते -12 बराबर कितना है ये, ε0A/d के। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, इससे हमारा आंसर आएगा। ये C की जगह पर हमने रखा है C का मान, ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अगर हम लोग प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दें, मतलब अगर हम लोग D का जो मान है प्लेटों के बीच की दूरी D होती है ना, तो D को कहना है कि अगर हम लोग घटाकर इसको 2/3 यानी 2/3 कर दें, तो ये हमारा 2/3 जो है D की जगह पर आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 2/3 D। और K आपका यहाँ पर कितना है, कह रहा है कि 3 परावैद्युतांक हो अगर, तो K का जो मान है वो 3 है। इतनी चीजें दी गई हैं। तो अब देखिए यहां से कह रहा निकालिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता आपको एक बार हमने C मान लिया, दोबारा हमें धारिता निकालना तो इसको C' मान लिए। तो C' बराबर यहां पर लगेगा ε0KA/d, ठीक है। अब यहां पर परावैद्युतांक है K, जो कि हमने रखा, ये परावैद्युतांक है, ठीक है। इतना जब कर दिए तो अब यहां से कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यू को रख देना है और कैलकुलेट कर लेना। चलिए करते हैं कैलकुलेट, देखिए कैसे आएगा आपका इसका आंसर। तो C' = ε0 और यहाँ पर आपको A/d, ये चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आपके सामने K का मान कितना है, 3 है बोलेंगे, ठीक है, ये हमारे पास 3 है। और यहाँ पर ये हो गया गुणे, एक बार इसको ऐसा करिए, देखिए ε0A/ और जो D है, D का मान कितना है, 2/3, तो बटे में 2 रहेगा, और जो बटे का 3 है 2/2D/3, तो जो बटे का 3 है ये इसके गुणे में यहाँ पर फिर से करा दीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, देखिए C' = 3 त्रिकाई 9 गुणा यहाँ पर ε0, ये बटे में 2 इसका आ जाएगा, ε0A/d, ये इतना बच गया इधर, ε0A/d। इसका मान यहाँ से देखिए,
ये हमने जो समीकरण 1 माना था, इसका पूरे का वैल्यू ये है आपके सामने, ठीक है ना, 16 × 10⁻12। तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 16 × 10⁻12, बस इसीलिए मैंने समीकरण 1 आपको कहा था, मान लीजिए। तो C डैश इक्वल टू 9/2 गुणे इसकी जगह पर रख देंगे 16 × 10⁻12 अब देखिए 2 से 8, 2 8 16, ठीक है ना, 9 × 8 यानी कि 9 8 72। तो C डैश बराबर 72 और यहाँ पर गुणे 10⁻12 कितना है, -12 है, ठीक है ना। तो ये फैरेड में है अभी, और इसको आप एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, तो C डैश बराबर लिख सकते हैं 72 पिको फैरेड, क्योंकि पिको फैरेड में 10⁻12 भी हमें जोड़ना होता है। तो ये आपका आ चुका है 72 पिको फैरेड। तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी आ चुकी है, 72 पिको फैरेड। यही चीज आपको निकालना था, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए ऐसे ही महा मैराथन क्लास आने वाली हैं इस चैनल पर, और जल्द ही आप लोग सपोर्ट करिए ताकि इस चैनल पर भी 50K सब्सक्राइबर यानी कि हमारा 50,000 बच्चों का परिवार पूरा हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।